हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर 28। फ्रेंड, आज हम लेकर के आए हैं जो कक्षा 9th का 28 जून का एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को आपने देख लिया तो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। और ये यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कहीं से नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो मैंने पहला वीडियो बनाया था मैथ का, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि यहीं आएंगे, वो आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, जाइए और तुरंत देख लीजिए और मिला लीजिए कि मैंने बताया था सही कि नहीं। क्योंकि मैंने जो आपको बताया था वही एग्ज़ाम में आए थे। मैंने आपसे कहा भी था यहीं आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। मैं इस वीडियो में भी आपको कह रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, समय न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है जर्मन संसद का क्या नाम था। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन रहेगा। आपका एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन रहेगा कि जर्मन संसद का क्या नाम था। जर्मन संसद का नाम था, उत्तर है राइखस्टॉग। जर्मन संसद का क्या नाम था? राइखस्टॉग। ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद आपको कर लेना है आंसर कि जर्मन संसद का क्या नाम था, तो उसका हो जाएगा राइखस्टॉग। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा है वो है वैज्ञानिकी वानिकी से क्या अभिप्राय है। तो वैज्ञानिकी वानिकी से क्या अभिप्राय है, तो इसका जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा, इसके अंतर्गत विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट काट डाला तथा इनके स्थान पर सीधी पंक्ति में एक ही प्रजाति के वृक्ष लगा दिए गए। उसे बागान कहा गया। वन विभाग के अधिकारियों ने वनों का सर्वेक्षण कर वन विभाग के अधिकारियों ने वनों का सर्वेक्षण कर विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों का आकलन किया तथा वन प्रतिबंध की योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी निर्धारित किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाए तथा कटाई के बाद रिक्त हुई भूमि पर पुनः वृक्ष लगाए जाए, जिससे कुछ वर्ष बाद उन्हें दोबारा काटा जा सके। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनके आंसर दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आपको एग्ज़ाम का क्वेश्चन बाहरी से नहीं आएगा। अगला देखिए, यहाँ पर है, अगला यहाँ पर तीसरा है, निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें। निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखें। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर आपका जो यहाँ पर पहला पॉइंट देना है और लिखना है, अधिक जनसंख्या उत्पादन एवं रोजगार के अवसर की तुलना जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, अतः कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, गरीब के रूप में सामने आते हैं। वो कुछ लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है और वही लोग गरीब के रूप में सामने आते हैं। इसका जो पहला आयाम हो गया वो होगा अधिक जनसंख्या। यहाँ पर देखिए, इसका जो दूसरा है वो हो जाएगा आपका जाति प्रथा। जो दूसरा आयाम हो जाएगा वो हो जाएगा जाति प्रथा। यहाँ पर आपका जो ये है जाति प्रथा, जो आपका दूसरा आयाम है वो आपका है, जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है, जिससे योग्य होने के बावजूद दूसरा कार्य संभव नहीं हो पाता या अन्य कार्य करना परिस्थिति के प्रतिकूल माना जाता है। ये हो गया आपका दूसरा आयाम हो गया। ये आपको कुछ नहीं करना है, यही सब लिख देना है एग्जाम में। आप लोग एक बात आप ध्यान लीजिए, आप एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, आप सब पास हो गए हो, सब प्रमोटेड किए जाओगे। यहाँ पर देखिए, तो चलिए अगला जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वो है, सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है। ये तो आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एग्जाम होने के बाद सारा क्वेश्चन का आंसर मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है, सरकार बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमती पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को नियम कीमत भी कहा जाता है, निगम कीमत भी कहा जाता है। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करती है। इसका हो गया ये आंसर। तो अगला जो आपका प्रश्न है वो है, अधिकार से आप क्या समझते हैं। अगर आपको आता हो अपने मन में, जैसे अपने शब्दों में एग्जाम में लिखना होता है, आप जैसे चाहे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका जो आपका आंसर है वो है प्रतिकरण अधिकार।
यहाँ पर देखिए, प्राधिकरण अधिकार एक कानूनी शक्ति है जो कि व्यक्ति के पास अपने बेहतर अधिकारियों से होती है और जिनकी मदद से वह अपने अधीनतों द्वारा की गई चीज़ों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया, इसका आंसर हो गया अधिकार से आप क्या समझते हैं। और देखिए यहाँ पर जो आपका अगला जो आपका प्रश्न है मतदाता सूची क्या है, ये सिविक्स का है और ये भी सिविक्स का है। तो जो सिविक्स में आएगा आपका ये दोनों देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं, तो इसका देखिए, इसका उद्देश्य मतदाता सूची में चुनावी धोखाधड़ी की पहचान करना है। साथ ही मतदाता सूची अधिकारियों को मतदाता के विवरण की पुष्टि करने की अनुमति देती है। यह मतदान के दिन मतदान को सुव्यवस्थित करने में सहायता करता है। मतदाता सूची यह सुनिश्चित करती है कि कोई व्यक्ति दोबारा मतदान नहीं कर सकता, यानी दोबारा वोट नहीं डाल सकता। हाल ही में ईसीआई ने मतदाता सूची को बनाए रखने के लिए एक नया रूप स्वीकार किया। यह रूप बायोमेट्रिक तकनीकी का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में है। देखिए, अगला जो आपका जो क्वेश्चन है वो है, ये है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये आपका जियोग्राफी से है। जियोग्राफी में आपको पहले नंबर ये देखने को मिलेगा, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और हाँ, एक जो आपका क्वेश्चन है, भारत के लगभग कुल भूभाग कितना प्रतिशत है, कुल भूभाग, ये भी आएगा। ये देखिए, अगला जो है 7वां, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है सिर्फ एक लाइन में है, भारत में उर्द्धांत मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यही आपको एग्जाम में लिख लेना है। अब आप अगर अभी से याद करके रहेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो अगला है वो है, जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण थे। ये आपका हिस्ट्री से आ गया। यहाँ पर देखिए, जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी, वाइमर गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरोधी नीति, जर्मन के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व, ये सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। और यहाँ पर देखिए, आपको पैराग्राफ छोड़ कर लिखना है। यहाँ पर देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा, नहीं तो आपको कम नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जर्मनी द्वारा वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी के लिए वर्साय की संधि वास्तव में अन्यायपूर्ण एवं द्वेष से भरी हुई थी। वर्ष 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन हुआ जिसमें विभिन्न देशों के माध्यम संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इन सभी संधियों में वर्साय की संधि सबसे विवादास्पद संधि थी। वर्साय की संधि की शर्तें इतनी अन्यायपूर्ण या कठोर थी कि कई इतिहासकारों ने इसे आरोपित संधि की संज्ञा दी। वर्साय की संधि के माध्यम से जर्मनी पर अनेक मुश्किल से मुश्किल प्रतिबंध लगाए गए। जर्मनी में इस संधि के द्वारा इतनी अधिक जुर्माना लगाया गया कि जर्मनी पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया। जर्मनी की इस बुरी स्थिति के कारण ही यहाँ नाजीवाद का उदय हुआ। ये हो गया आपका इसका आंसर। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर देखिए, निर्धनता रेखा का अनुमान लगाने की 2 विधियाँ होती है, उसे आप पहले तो लिख लेना है। यहाँ पर देखिए, क है आय विधि और ख है उपभोग विधि। इसको आप ऐसे एग्जाम में लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, इसका जो है, भारत में निर्धनता रेखा का अनुमान उपभोग व्यय की विधि से किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत पहले यह निश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति को कम से कम आवश्यकता कितने खाद्य पदार्थों की है। फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि उन खाद्य पदार्थों के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। तीसरे, यह अनुमान लगाया जाता है कि उतने पैसे कितने व्यक्तियों के पास नहीं है। ऐसे सभी व्यक्ति निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं जिसके पास उपयोग की आवश्यकता वस्तुओं को जुटाने के लिए साधन नहीं है। यहाँ पर आगे है, भारत में निर्धनता न्यूनतम कैलोरी की मात्रा से के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कोई व्यक्ति निर्धन है या वह व्यक्ति जिसके पास इतनी राशि उपलब्ध नहीं है जिसमें वह उतनी वस्तुएं खरीद सके जिसके उपभोग करने पर उसको निर्धारित न्यूनतम कैलोरी की मात्रा उपलब्ध हो, वह निर्धन कहलाता है, अर्थात निर्धन रेखा के नीचे आता है। भारत में निर्धन रेखा के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन की मात्रा में निर्धारित की गई है। यहाँ पर देखिए, आपका अगला जो यहाँ पर प्रश्न है वो है, भारतीय खाद्य निगम FCI किसानों से अनाज कैसे खरीदती है। ये भी आपका एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम FCI अनाज को मूल्य समर्थन प्रदान करती है। गेहूं तथा चावल जैसे अनाज से संबंधित खरीद नीति खुली है। इस नीति के अधीन भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर तथा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप किसानों द्वारा जितना भी अनाज लाया जाता है उसे केंद्रीय पूल के लिए भारतीय खाद्य निगम सहित राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में बेहतर मूल्य मिलने वाले वे अपनी उपज को खुले बाजार में अर्थात निजी व्यापारियों को बेचने के लिए स्वतंत्र होते हैं। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की खरीद करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले, उन्हें मजबूरी में बिक्री न करनी पड़े। देखिए, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर देखिए, अगला है वो है सिविक्स का है। अगला जो कि क्वेश्चन है ये आपका सिविक्स में आएगा कि चुनाव में लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। चुनाव में लोकतांत्रिक मानने का विभिन्न आधार क्या है। ये देखिए, उत्तर इसका हो जाएगा, चुनाव को लोकतांत्रिक तब माना जा सकता है जबकि वह कुछ निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9/9 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर क में है
कि चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे बिना किसी डर के अपनी इच्छा अनुसार उस व्यक्ति का चुनाव कर सकें जिसे वे चाहते हैं। यहाँ पर ख है, हर व्यवस्थक को बिना किसी जाति, धर्म, लिंग के भेदभाव के वोट देने का अधिकार हो। सभी नागरिकों के वोट का एक मूल्य हो। आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। तो देखिए यहाँ पर जो आपका क है, हर एक उम्मीदवार और पार्टी को चुनाव में उतारने की आज़ादी हो ताकि मतदाताओं के पास चुनने के अनेक विकल्प हो। और यहाँ पर घ है, चुनाव का अवसर मतदाताओं को एक नियमित अंतराल पर मिलता रहे। चुनाव अपने निश्चित अंतराल के पश्चात अवश्य होते रहने चाहिए। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर जो आपका अगला है, यहाँ पर देखिए, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, तो इसका उत्तर है, युद्धों से जंगल इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि यहाँ पर पहला पॉइंट देखकर, युद्धों की जरूरतों को पूरी करने के लिए लकड़ी की बहुत आवश्यकता होती है, जिसके कारण वनों को काटा जाता है। युद्ध करने के लिए लकड़ी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए वनों को काटा जाता है। ये हो गया पहला, जंगल प्रभावित होता है, जंगल प्रभाव का कारण। अब यहाँ पर दूसरा है, विरोधी सैन्य बल सबसे पहले भोजन संसाधन तथा छुपने की जगह को नष्ट करते हैं। इन दोनों की आपूर्ति में वन काफ़ी सहायक होते हैं। जंगलों पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागौन के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लगे। यहाँ पर देखिए, ये हो गया इसका क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, वो है, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। जो निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन करना है। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार वर्णन करना है, तो निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। इस प्रकार हैं, पॉइंट देकर यहाँ पर, पहला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा। यहाँ इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत 4.78 करोड़ परिवारों को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट देकर के लिखा हुआ है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम यहाँ पर देखिए, इसे 2004 में देश के अत्यधिक पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन समस्त ग्रामीण निर्धनों हेतु है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के अभिलाषी हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रित वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, यहाँ पर देखिए, इसे 1993 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में शिक्षित रोजगार युवाओं के अवसर सृजित करना है। देखिए ये हो गया इसका आंसर, स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। यहाँ पर अगला जो है, देखिए ये तो आपका आएगा ही आएगा, आप इसे ध्यान से आप देख लीजिएगा। नास्ती पार्टी का संस्थापन कौन था, ये आपको अगर पता था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो नास्ती पार्टी का संस्थापक था वो था हिटलर। नास्ती पार्टी का संस्थापक हिटलर था। अगला जो है, झूम या घुमंतु खेती किसे कहते हैं। आपने 8 क्लास में भी ये आप पढ़े होंगे, उम्मीद है आपको याद होगा। यहाँ पर देखिए उत्तर में, झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों, लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है, उत्पादन बहुत कम हो पाता है। ये हो गया आपका इसका आंसर। यहाँ पर जो अगला आपका यहाँ पर प्रश्न है, निर्धनता की परिभाषा लिखें। निर्धनता की परिभाषा लिखें, देखें इसका आंसर हो जाएगा, मानवीय निर्धनता से अभिप्राय है कि मनुष्य अशिक्षित है, उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास नौकरी की सुरक्षा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है और वह जाति पात तथा लिंग भेदभाव से मुक्त नहीं है। अब अगला प्रश्न है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर, विटामिन, पोषण तत्वों और ऊर्जा अंतग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। भूखमरी किसे कहते हैं, विटामिन, पोषण तत्वों और ऊर्जा के अंतर्ग्रहण की गंभीर कमी को भूखमरी कहते हैं। यह कुपोषण का सबसे चरम रूप है। अधिक समय तक भूखमरी के कारण शरीर के कुछ अंग अस्थायी रूप से नष्ट हो सकते हैं और अंततः मृत्यु भी हो सकती है। अपक्ष शब्द भूखमरी के लक्षणों और प्रभाव की ओर संकेत करता है। ये हो गया इसका आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कि सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया ये 100% आएंगे आपके एग्जाम में।